हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आप लोगों की एक शानदार क्लास होती है। इस क्लास में हमारा जो पूरा सिलेबस था वो खत्म हो चुका है। अब आपके लिए नए सिरे से मैं कुछ चीजें लेकर आया हूं, जहां पर मैं अभी आपको करवा रहा हूं सीबीटी 1 में जो पूछे गए 6 फेज तक के प्रश्न हैं, उनमें से कुछ खास क्वेश्चन। ये सेशन कल भी होगा और काफी अमेजिंग होने वाला है। और आप सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़कर इस सेशन का लुत्फ उठाएं और जो भी आपने तैयारी की है, देखते हैं कि आप कितने अच्छे से तैयार हैं और कुछ भूले तो नहीं है ना। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन का। साथ के साथ अगर आप मेरे साथ मेरे कोर्सेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल इन द सेंस कि किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब तरीका होता है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है कई बार। जैसे कि मान लो रेलवे की है तो रेलवे ओरिएंटेड होगा, एसएससी है एसएससी ओरिएंटेड होगा, सीडीएस है सीडीएस ओरिएंटेड होगा। हर किसी का बेसिक लेवल सेम है, हर किसी एग्जाम का जो बेसिक लेवल है वो सेम है, लेकिन फर्क आता है एडवांस कॉन्सेप्ट में। जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपके आ जाते हैं, जहां पर जो बेसिक क्वेश्चन तो आप बना लेते हो इजीली, लेकिन जैसे ही कोई मॉडरेट क्वेश्चन आता है वहां पिक्चर अटक जाती है। तो हर एक चीज का इलाज आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलता है, इसीलिए ये सुपर्ब है। आप लोगों को मेरे साथ नए फाउंडेशन बैच में जुड़ना है। एसएससी एग्जाम में ये आपको मिलेगा, साथ के साथ आपको अन्य सभी विषय भी मिलने वाली हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड कंप्लीट कोर्सेज, बैच, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। 12 महीने और 24 महीने का बैच लेकर मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़िए। अब ये फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने वाला है। आपको काफी मजा आएगा उसे डिटेल में पढ़ने में, और बहुत ही अच्छे तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं, ये आपको पता है। ठीक है, साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़कर मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे मेरे को पता लग जाएगा और आप मेरे साथ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। साथ के साथ आपको क्रेडिट पॉइंट भी लगाने हैं, जहां पर उन क्रेडिट पॉइंट को आप रिडीम करके डिस्काउंट प्राप्त एक्स्ट्रा कर सकते हो और मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। ये ऑफर अभी चल रहा है तो आप ले सकते हो। 1 साल का लेने पर 4 महीने का और 2 साल का लेने पर भी 4 महीने का फ्री है। और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप जुड़ना है। आपको किसी भी कैटेगरी में जोड़ो, जिस कैटेगरी में जो ऑफर चल रहा है पर्टिकुलर, वो आपको मिलने वाला है। आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करिए और उस पढ़ाई को अलग लेवल पर ले जाइए। साथ के साथ डेली रात को 8 बजे मैं एक पेपर कराता हूं अनअकैडमी पर, कैच द मैथ 2.0 डेली डोज। 10 जून आज की तारीख, सेट नंबर 39 हम करने वाले हैं। और रात को 8 बजे डेली एक मैथ का सुपर पेपर, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम लेवल प्रैक्टिस, स्पीड के लिए और एक्यूरेसी के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे। सीखना ही तो पहला पार्ट होता है ना करने के लिए, तो सीखना जरूरी है, फिर क्वेश्चन भी अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है डियर, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर फ्री क्लास में भी जुड़ना है। मैंने तरीका बताया हुआ है, 8 PM वाली क्लास देखोगे। अगर कोई आपसे इनवाइट कोड पूछता है तो साहिल 10 लगा देना, और लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन होके मिल जाती है, और डायरेक्टली आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल में जाकर मेरी स्पेशल क्लास को देख सकते हो और मुझे फॉलो कर लेना, तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्रैक द मैथ 88 नंबर सेशन आपका आज होगा 12:30 बजे, जो हमेशा की तरह चलता है। तैयार हो? ये काफी मजेदार होने वाला है भाई, सभी के लिए। मतलब कोई भी एग्जाम का एस्पिरेंट हो, कोई भी एग्जाम का, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सभी के लिए जरूरी है। और मतलब एक नई शुरुआत, मतलब काफी बेहतरीन होने वाला है। सरप्राइज बहुत ही अनोखा है। मतलब आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो टिक्स होते हैं ना, कि यार हाँ सर ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, उसमें सब चीजें टिक होने लगेंगी आपके अपने आप। ठीक है, तो ये शनिवार को मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें भाई। शनिवार को सुबह 11 बजे मजेदार तरीके से मैक्सिमम शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देना है, और स्क्रीनशॉट भले से ले लो, लेकिन शनिवार को 11 बजे आप सभी को मौजूद होना है लाइव। केक कटेगा, सब में बटेगा। चलिए आइए, इस चलिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप सभी के सामने है। ये लीजिए, करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। कल भी यही होने वाला है।
सर लॉग के और क्वेश्चन, लॉग तो हो गया कंप्लीट। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो सम दे रखा है वो 396 दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है 348। तो एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब आपको पता है एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको 396 दे रखा है, एलसीएम माइनस एचसीएफ आपको 348 दे रखा है, तो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करना, 8 और 6 14, 10 और 4 14, 7 744 बटे 2, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। एलसीएम हो गया 372 और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 48 बटे 2 24, क्योंकि अंतर बटे 2 ही तो होता है जो छोटा वाला निकालते हैं अपन, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अब आप जानते हैं कि भाई इस रूल के बारे में तो आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको पता है कि अगर उनमें से पहली संख्या यानी कि एक संख्या आपको दे दी 72 है और आपको दूसरी संख्या निकालनी है और आपका एचसीएफ 24 है और आपका एलसीएम कितना है? 372, तो आपका जो राइट आंसर होगा, 24 से काटा मैंने 3 बार और 3 से काटा मैंने 124 बार, तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 124। जिसका भी ये सही आंसर आ रहा था तो बिल्कुल सही भी है। और इसी तरह के प्रश्न, मतलब यही क्वेश्चन आया हुआ था, मैं वही लेकर आया हूं जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करवाया था, आपको पता है सारी शिफ्टों का एक एक एनालिसिस करवाया, तो उनसे जो बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको आज और कल करवाने वाला हूं। शनिवार को फिर सरप्राइज आ जाएगा, फिर नए सिरे से शुरुआत करेंगे अच्छी वाली, है ना। तो कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी आप लोगों के लिए और बहुत बेहतर हो जाएंगी, तो उसमें आपकी बढ़िया हो जाएगा। मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आप लोगों ने बना लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगले प्रश्न की तरफ चलूंगा आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि क्या आंसर आने वाला है आप लोगों का इसका। कितना अमेजिंग प्रश्न है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह का पूछा जाता है। देखो कहानी कितनी प्यारी है, बोले एक्स और वाई और जेड समांतर श्रेणी में है। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी लिखने के मात्र से ही आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि जब x बराबर आपको tan 45 यानी कि 1 दे रखा है और z बराबर भी आपको क्या दे रखा है? cot 45 1 दे रखा है, तो y कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप जानते हैं कि जो y होता है इन दोनों का माध्य होगा, यानी कि 1 + 1 x + z/2, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो y भी आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, वही आपको बताना है। कई सारे विद्यार्थी इसमें भी गलती कर सकते हैं, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलती की, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आपके बनने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तीन संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में होती हैं तो जो मिड नंबर होती है वह क्या होती है? प्रथम संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2 होती है हमेशा। यही आपका क्या होता है? समांतर माध्य की कह सकते हैं कि परिभाषा कह सकते हैं, जहां पर तीन संख्याएं दे रखी हों, ये समांतर माध्य के लिए है। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो और तीन संख्याएं हो ए बी सी, तो कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ जल्दी से, रिवाइज हो जाएगा, अच्छी बात है, पेपर में आ सकता है ये भी, कि तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं और वह जीएम में है यानी कि जीपी में है, तो उनका जीएम कितना होगा? अगर ये जीपी में है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप जानते हैं कि जो बी होता है वह होता है √AC। बी क्या होता है? √AC। तो इसको भी आप दिमाग में रखें, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, है ना। जिस तरह से हमने समांतर माध्य निकालते हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। अगला प्रश्न, जवाब दीजिए कि क्या उत्तर आने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और इतने ही समय में ये प्रश्न आपको करना था जो मैंने दिया है।
आपसे बोला गया है कि सर x बराबर आपका कितना है, √5 + 2 है। अब 2 इधर लेकर आते हो, क्योंकि यही कंसेप्ट बताया गया है आपको कि आपको क्या लेकर जाना है, x² तक लेकर जाना है। तो यहां x होगा तभी तो आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो गया, x² - 4x 2ab होता है प्लस का 4 बराबर √5। जैसा कि आप सॉरी बराबर 5, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया ना, तो x² - 4x बराबर हो गया 1। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको निकालना ये है, तो अगर मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, x² सॉरी प्लस, सही है ना, x² - 4, गड़बड़ है भाई, है ना, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर +4 आ रहा है और यहां -4 है, तो ये इशू क्रिएट हो गया है ना। तो यहां पर आप इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, है ना, शायद वहां से ही गलत होगा शीट में, जहां पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ था पन्ने में, तो यहाँ माइनस था शायद, है ना, तो ये माइनस लगा लो, क्योंकि तभी आपकी चीजें सेटिस्फाइड भी हो सकती हैं और आपको पता भी लग रहा है ना। तो यहाँ माइनस होगा ऑब्वियसली, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4x - 12। ठीक है डियर, ऐसा क्यों किया ये कारण आपको पता ही है, क्योंकि आपको माइनस की वैल्यू पता है सर, इसलिए आपने ऐसा किया, है ना डियर स्टूडेंट। तो यहां पर यहां माइनस था और यहां प्लस था, तो मेरे से मिसमैच हो गया होगा, ठीक है ना, याद आ गया, ठीक है। यहां पर 1 है, तो यहां हो गया 6 + 12, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। सही कर लेना इसको, है ना, ये चिन्ह में करेक्शन कर लेना कि यहां माइनस था और यहां प्लस था, ठीक है, जो सही है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर 18 आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि यहां से जो आपकी वैल्यू निकल रही है इसी को ही आपको क्या करना है, पुट करना है यहां पर, तभी चीजें आपकी बनेंगी और तभी आपका राइट आंसर 18 आ जाएगा। वो प्लस माइनस में चिन्ह की गड़बड़ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है डियर, कॉन्सेप्ट को समझिए, वो जरूरी है। ओके, अगला प्रश्न बनाइए, क्या आप बना सकते हैं, यह भी प्रश्न आपकी एनटीपीसी की शिफ्ट में आया था, CBT 1 में। ये अभी सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं ये 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, इसी साल। ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट रखता है, और मैं आपको हमेशा से इसलिए कहता हूं कि आप सब कुछ पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया और ये प्रश्न डायरेक्टली कहां से आया, CHSL के PYQ से आया था, और ऑलरेडी मैंने CHSL के पेपर कराए थे, तब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, और ये डायरेक्टली एनटीपीसी में भी देखने को मिल गया। इसलिए कहता हूं कि पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, क्योंकि पेपर तो सारे एक जैसे होते हैं, कोई कहीं से ले लेता है, कोई कहीं से ले लेता है। हाँ, तो यहां पर आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर देखो कैसे दोगे आप। ABC का औसत दे रखा है, यानी कि A + B + C का जो योग होगा वो 54 हो गया। CDE आपको पता लग गया कितना, 12 या 36 हो गया, वेरी गुड। आपको E और F दे रखा है, वो कितना हो जाएगा, औसत है तो ये हो जाएगा 13, और E और C दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, 7। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो, यहां तक आप में से किसी विद्यार्थी को कोई तरह की परेशानी है ना, वो मुझे बता दो आप। मैंने कुछ भी नहीं किया, ABC के औसत दे रखा है तो मैंने योग निकाल लिया, 3 का गुणा कर 18 × 54। CDE का औसत दे रखा है 12, योग निकाल लिया 12 × 36। E और F का औसत दे रखा है तो योग निकाल लिया 6.5 × 2 13। E और C का दे रखा है 3.5, गुणा 2 कर दिया, 7 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। बोले सर यहां तक कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट क्या है आप बताइए, आपको निकालना क्या है भाई, A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, D निकालना है, E निकालना है, F निकालना है, सब कुछ चाहिए। तो देखो A B C मेरे पास है, C D E मेरे पास है, अब मेरे को F चाहिए, तो इसको तो मैं जोड़ दूं, इसको तो मैं जोड़ दूं, यानी कि देखो भाई इनको अगर मैं ऐड करता हूं, 6 और 4 10, 90, तो 90, इसको तो मैं जोड़ दूं 13 को, और इसको मैं घटा दूं 96,
क्या ABCDEF का आ जाएगा, और ये कितनी संख्याएं हो गई 6, तो आपका जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16। अब ये चीज किसको समझ में नहीं आई वो बताओ, और जिसको आ गई वो ठीक है, जिसको नहीं आई वो बताओ पहले। सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, और इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं हम लोग। बात ये है कि कॉन्सेप्ट की बात होती है हमेशा कि यार दिमाग चल जाना चाहिए आप लोगों का कि भाई देखो एफ मुझे चाहिए ना, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। मुझे क्या चाहिए, एफ भी चाहिए, तो मैंने ई और एफ दोनों को जोड़ दिया। अब आप ही लोग मुझे बताओ, अगर मुझे ए बी सी डी ई एफ चाहिए केवल, तो इसमें से मैं क्या घटाऊं, इस पूरे में से मैंने अभी इन तीनों को जोड़ा है, इन तीनों में से मैं क्या घटा दूं। देखो सर, एक तो 2 ई आ रहे हैं, एक तो आपको ई घटाना पड़ेगा, और एक 2 सी आ रहे हैं, एक सी घटाना पड़ेगा, यानी कि वही ई प्लस सी घटाना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ए बी सी और सी डी ई इन दोनों को जोड़ा तो 90 आया, ई और एफ को जोड़ा तो 13 भी जुड़ेगा और 7 घटेगा। क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रही है बात, चीजें क्लियर हो रही हैं। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर अपने आप हो जाता है कि जब चीजें आप पढ़ते रहोगे, ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे, तो हर पेपर में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। कोई डेटा वेटा चेंज हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये बात है बस। अगला प्रश्न, अब समय सीमा समाप्त हो गई है, चीजों को और अच्छा बनाते हैं। चलिए, एक दुकानदार 1000 किलोग्राम चावल खरीदता है। चावल का एक हिस्सा, कोई हिस्सा है वो 10% के लाभ पर और शेष 20% की हानि पर। तो ध्यान इस बात का देना है कि लाभ हो तो प्लस का और हानि हो तो माइनस में लगाओ, और ओवरऑल क्या हो रहा है, हानि हो रही है तो माइनस में लगाओ। यही तो गणित है। अब सबको पता है एलिगेशन लगेगा, लेकिन एलिगेशन में भी गलती कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि 10 में से 5 घटाने को बोला तो 5 लिख देते हैं, जबकि आएगा 15। अब 5 में से 20 घटाने को बोला तो आएगा 15, तो ये होगा 1:1। यानी कि जो 1000 किलोग्राम चावल थे, 20% की हानि पर भी 500 किलोग्राम बेचे और इस पर भी 500 किलोग्राम, तो 500 ही आपका राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछोगे कई बार, तो कई बच्चे तो पूछ भी लेंगे, अरे सर ये कैसे कर दिया 15। भाई यही तो गणित है, आप यही छोटी सी चीजों में मात खा जाते हो। 10 में से ये घटाना है, तो 10 में से घटाना है क्या, माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 5 में से घटाना है माइनस का 20, तो 5 में से घटाना है क्या, माइनस का 20, तो देखो प्लस के 20 में से माइनस का 5 गया तो 15। तो ये कहानी है। तो चीजें आसान तो पेपर में आती हैं, लेकिन जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस भी काफी होते हैं, उन चीजों से आपको बचना है कि नहीं, ये बात है। अगला प्रश्न ये है, और वीडियो को शेयर वेयर करते रहिए बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए, कितने लोग भूल गए, कितने लोगों को याद है, जल्दी से आंसर बताइए, पेपर में जरूर आता है ये प्रश्न। समय सीमा समाप्त हो गई। बोला जा रहा है कि एक बंटन का माध्य दे रखा है, माध्य को बोलते हैं एक्स के ऊपर बार, और एक बंटन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मानक विचलन, इसको बोलते हैं सिग्मा 5। आपको विचरण गुणांक निकालना है, वेरिएंस कॉफिशिएंट आपको निकालना है। वेरिएंस कॉफिशिएंट आप निकालेंगे तो वो क्या होता है, वेरिएंस जो कॉफिशिएंट अगर आप निकालते हैं तो वो होता है सिग्मा अपॉन माध्य इंटू 100। ध्यान रहे, तो सिग्मा कितना है, यानी कि मानक विचलन, हिंदी में अगर लिखूं तो मानक विचलन
माध्य के रेस्पेक्ट में मानक विचलन माध्य के रेस्पेक्ट में निकालना ही क्या होता है, गुणांक होता है, विचरण गुणांक। तो मानक विचलन आपका 5 है और माध्य आपका 20 है, 1/4 करेंगे तो 25%, तो 25% आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। कृपया करके अगर आप भूल गए हो तो लिख लो, क्योंकि पेपर में इस पे प्रश्न आता ही आता है, ये आप सभी लोगों को पता है। ग्रुप डी में भी आएगा, आपके इधर उधर के एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, स्टेट वालों में भी। क्योंकि चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए खूबसूरत सा, ये लीजिए करके बताइए। 2021 में पूछा गया एनटीपीसी की शिफ्ट में। समय सीमा समाप्त हो गई, आ जाइए। किसी धनराशि पर पहले 2 साल के लिए रेट 8% है, पहले 2 साल के लिए, यानी कि पहले 2 साल के लिए 8% है, यानी कि 16% ब्याज हो गया, क्योंकि दर इंटू समय इंटू दर ही तो ब्याज होता है, साधारण ब्याज। अगले 4 साल के लिए 10% है, यानी कि 40% हो गया, प्लस अब आगे बोला गया है अगले 6 साल के लिए 12% है। आपको तो 9 साल का ही निकालना है, तो 2 साल ये हो गया, 4 साल ये हो गया, 6, अब 3 साल का और चाहिए, क्योंकि 9 साल का निकालना है। तो अगले 3 साल के लिए रेट कितनी लोगे, 12, तो यहां हो जाएगा 36, 12×36, क्योंकि 3 साल ही बचा ना। 6 साल के लिए तो 12% है, यानी कि आने वाले 6 साल के लिए, लेकिन आपको पता है कि 2 साल ये कवर हो गए, 4 साल ये हो गए, तो 6 साल तो यहां हो चुके हैं। अब जो आने वाला 3 साल है, क्योंकि 9 साल का आपको ब्याज चाहिए, तो आने वाले 3 साल के लिए 12% रेट लगेगी, खत्म बात। तो आपका जो टोटल ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 5152। इनको जोड़ेंगे तो 76 और 76 और 6 82 और 92% इज इक्वल्स टू 5152। दिमाग लगाना आपका काम है और वो आप लगा भी लोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। बताइए किसका दिमाग चल गया और सही चल गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यूनिट डिजिट है, कॉन्सेप्ट आपका यूनिट डिजिट है। बोले कैसे भाई, 2 के पाड़े में 2 कब आता है ये बता दो सर। 2 के पाड़े में 2 कब आता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पर आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छिकी 12, 6 पर आता है। अब क्या इकाई का अंक 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब आप कहोगे सर 6 दिख रहा है, मैंने कहा भाई दिखने दो, लेकिन जीरो तो केवल 2 ही है, तो केवल 2 जीरो वाला उत्तर होगा। 3 जीरो कहां से आ गई भाई, 3 जीरो तो बन ही नहीं सकती है। तो कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट वाला लग जाएगा। इसलिए कहता हूं कि कभी भी पेपर में आपकी कैलकुलेशन भी टफ आई होगी तो वो यूनिट डिजिट से आप 2 सेकंड में कर सकते थे। बस सोचना अच्छा है, क्योंकि तब आप मैथ अगर कर रहे हो तो आपके लिए स्मार्ट वर्क तो आपको थोड़े बहुत आने भी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भाई लाइक वाइक करते रहिए वीडियो को अच्छे तरह से। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने इस प्रकार, ये लीजिए करके बताइए। समय सीमा को मैंने समाप्त करते हुए इस अगले प्रश्न को करने की तैयार कर दिया आपको कि a प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, b और c मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं, यदि a की क्षमता c से दुगनी है। ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप टोटल वर्क मानोगे 60, a और b की एफिशिएंसी हो गई 3 और b और c की एफिशिएंसी हो गई 2। यानी कि अगर मैं अभी बात करना चाहूं तो a प्लस 2b प्लस c कितना आ गया, 5 आ गया, इनको जोड़ दिया। यहां बोला क्या जा रहा है, यहां बोला जा रहा है कि a की क्षमता c से दुगनी है, a की क्षमता c से दुगनी है, यानी कि a को 2 मान लूं, c को 1 मान लूं, तो 2b बराबर कितना हो गया 2 और b बराबर हो गया 1।
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 60 यूनिट काम है, और बी की क्षमता आ गई है 1, क्योंकि ए को 2 रख दिया और सी को 1 रख दिया, तो 3 घट गया, 2/2 1, यानी कि 1 की एफिशिएंसी से 60 डेज में वह काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो जो भी विद्यार्थी सही आंसर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, और बहुत अच्छे तैयार भी हो, ये आपके सामने प्रमाण है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है काफी खूबसूरत सा, इस प्रश्न को जामा पहना दीजिए और आंसर दे दीजिए, और कल जो सेट होगा वो इससे भी अच्छा होगा, है ना। मतलब जो और भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने दो सेट में डिवाइड किया है, तो कल और भी अच्छा सेट होगा, इसी पर ही होगा, और परसों फिर बड़ा सरप्राइज होने वाला है आप सभी लोगों के भविष्य के लिए। शनिवार को सुबह 11 बजे शेयर कर देना, लाइक कर देना, सबको आना है, न्योता है आपके लिए, ठीक है ना। अभी इस प्रश्न को जामा पहनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन आया था यार, मतलब पेपर में एचसीएफ एलसीएम काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। कल भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस पे बेस्ड ही, है ना। दो संख्याओं का योग 376 है, उनका एचसीएफ 24 है। अब कोई भी दो संख्याएं मैंने मान ली, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका जो योग है वो 376 लिखा हुआ है भाई, उनका एचसीएफ 24 है, यानी कि पहली संख्या का कोफिशिएंट होगा 24, उसका अनुपात, दूसरी संख्या का 24, उसका अनुपात, बराबर 376। तो आपके जो अनुपातों का योग आ गया, संख्याओं के अनुपातों का योग, क्योंकि वो ए और बी रेशो होते हैं आप जानते हैं, 376/24, तो 24 से कम 24, बचे कितने, 13, 13, 136, तो 24 16, 24 छिगी 6 चौके 9, कट रहा है क्या, एक बार चेक करना, 384 है क्या ये, एक बार चेक करता हूँ, 376/24 कट ही नहीं रहा, दिखता है ना, गड़बड़ है, 384 होगा शायद, एक बदला नहीं शायद, हाँ 384 था यार, है ना, शीट में 384 था, इसको ठीक कर लो, 384 है ना, आपकी मिस्टेक नहीं है, हमारी है, क्योंकि क्वेश्चन डेटा जो शीट में लिखा हुआ था मैंने शायद क्लास में भी चेंज किया हो, इसी वजह से जब मैंने एनालिसिस करवाए थे। इसको 384 कर लो, 384 किया तो कितना आया, 16 आ गया, तो a प्लस बी बराबर अब 16 आ गया, ठीक है। अब आपको जोड़े निकालने कि कितने जोड़े संभव हैं, है ना, कितने आपके जोड़े संभव हैं, तो बताइए कितने जोड़े संभव होंगे। a प्लस बी बराबर अगर आपका 16 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यह 1 ले लो, यह ले लो 15, यह ले लो 2, ये 14 ले सकते हो क्या, यह ले लो 3, यह ले लो 13 ले सकते हो क्या, कौन कौन से ले सकते हैं ये भी आपको मुझे बताना है। उसके बाद मैं ले सकता हूं 4 और 12 ले सकता हूं क्या, 5 और 11 ले सकता हूं क्या, 6 और 10 ले सकता हूं क्या, 7 और 9 ले सकता हूं क्या। तो ये सारे मैंने पेयर निकाल दिए आप लोगों के लिए। अब आप दिमाग लगाकर बताइए कि क्या उत्तर होगा। देखो गुरुजी, आप है ना इसको नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको भी नहीं ले सकते। आपके 1 2 3 4 ही पेयर बनेंगे, जो कि सही उत्तर 4 है। अब ना बनने का कारण क्या है, ना बनने का कारण यह है, जैसा कि आपको पता है कि एचसीएफ एलसीएम में एक तो पेयर रिपीट नहीं होते, लिख लो कि एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो पेयर आपके रिपीट नहीं होते, मतलब रिपीटेशन नहीं होता है पेयरों का। दूसरी चीज, आपके जो पेयर होते हैं वो कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे आपको जोड़े लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे आपको जोड़े लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। अब यहां आप देख रहे हो 2 और 14, इनका तो एचसीएफ 2 आ रहा है, 4 और 12 एचसीएफ तो 4 आ रहा है, 6 और 10 एचसीएफ तो 2 आ रहा है, इसलिए हमने इनको नहीं लिया। ठीक है माय डियर, ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसी प्रकार आप उत्तर दे पाएंगे कि पेयर एक तो रिपीट नहीं होंगे एचसीएफ एलसीएम में, दूसरी बात कोप्राइम होने चाहिए। अगला प्रश्न करके बताइए क्या उत्तर होने वाला है।
समय सीमा समाप्त हो गई। ये लीजिए, एक घनाभ की लंबाई 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। 3-3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं? अगर आपको घन निकालने हैं तो आप बड़े घनाभ में से उसका आयतन ले लेंगे और 3-3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं उस पर बात कर लेंगे। तो n बराबर 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 12 नमा 108। तो छोटे छोटे 108 आपके क्या बन सकते हैं? घन बन सकते हैं, क्यूब बन सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, छोटे छोटे आपके 108 घन बनाए जा सकते हैं। इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंटेशन रखता हूं कि भाई डायमेंशंस मैंने दे दी और 3-3 सेंटीमीटर की भुजाओं के आपको बनाने हैं, तो 3-3 का डिवाइड कर दो, क्योंकि भुजा क्यूब आयतन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी भी आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं या नंबर ऑफ कुछ भी निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे? लार्ज वॉल्यूम या बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जिससे जो बनाने हैं, दोबारा बोल रहा हूं, जिससे जो बनाने हैं उनका आयतन दोनों का डिवाइड कर देंगे, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा निकलकर। ठीक है माय डियर, एक प्रश्न मेरा मेरा मन कर रहा है पूछने का, पूछ लूं? अगर आप ऐसे बनाओगे तो टोटल सरफेस एरिया, भाई पहले भाई आपने इसी से तो बनाए हैं घन, तो टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? बता सकते हो क्या आप निकाल कर? भाई इसी आयतन से, यानी कि घनाभ से ही तो आपने घन बनाए हैं, तो ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया का परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? काफी बड़ा जाएगा, लेकिन कोशिश कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए, तो सर देखो, टोटल सरफेस एरिया उसका कैसे निकालोगे? 2 गुणा घनाभ का निकाल रहा हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई, 9 7 63, 3 कैरी आया 6, 9 दूनी 18 और 6 24 प्लस 12 नंबर 108 प्लस 12 सत्ते 84, कैरी आया 8, 12 दूनी 24 और 8 32, 324। ये तो इसका हो गया घनाभ का। अब घन का कितना हो जाता है? 6 इंटू ए स्क्वायर, भुजा कितनी है? 3 का स्क्वायर, तो 9 6 54, लेकिन 108 इंटू 54। ध्यान रखना सर 108 क्यों आया बताओ? क्योंकि 108 छोटे छोटे घन बन रहे हैं ना आपके, यही तो इसके बराबर था वॉल्यूम, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ये आपके उस क्यूबॉइड का है और ये आपके उन टोटल क्यूब्स का है। जो भी टोटल आपके क्यूब बनेंगे, 100 नंबर में 108 बन रहे हैं और 6 ए स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लो या वैसे कर लो, रेशो निकाल लो, कुछ भी कर लो। तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, ठीक है, कैरी आया 1, 5 और 2 7, 2 3 और 3 6, 675 इंटू 2, इसका रेशो निकाल लो यार, 108 इंटू 54। अब जो भी रेशो आएगा इंक्रीमेंट पता लग जाएगा आपको कितना आ रहा है। काफी बड़ा आ रहा होगा, है ना, सॉल्व वॉल्व करने पर। मुझे पता था ये बड़ा होगा, लेकिन मैंने तो बस एक आइडिया दिया आपको कि यार ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। 675 इंटू 2 1350, ये 1350 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है? 8 चौके 32, 108 इंटू 54, 5832। ओ माय गॉड, कितना बड़ा हो गया देख लो। मतलब 13 13 13 3 39, 13 चौके 52, ये जाएगा बहुत ज्यादा। 332% की इंक्रीमेंट हो गया, बहुत बढ़िया यार। मतलब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेना, मैंने इसलिए जस्ट डिस्कस किया था कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है। ठीक है ना डियर, क्लियर है? तो 332% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। वेल डन यार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न करके बताओ। 5th फेज में आया हुआ है, 5th फेज में आया हुआ प्रश्न।
तो कैसे करोगे भाई? आंसर आया? बोले सर ट्राइंगल एबीसी की बात आप कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रहा हूं। तो एक ट्राइंगल एबीसी में डीबीसी पर एक बिंदु है, डीबीसी पर एक बिंदु है, और ये बोला गया है कि बी एंगल दे रखा है आपको 75 और सी एंगल दे रखा है आपको 45। तो भाई इन दोनों का योग करूंगा 80 120, 120 तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब आपको बोला क्या सर ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात डी सी है। आप बस मुझे ये बता दो कि यार ये ए बी अनुपात अगर बी डी है, बी डी को नीचे ले आता हूं, और ए सी अनुपात डी सी है। ए सी कहां से आया? ये ए सी अनुपात डी सी। कौन सी थ्योरम होती है? कौन सी थ्योरम होती है ये? जल्दी बताओ यार, कम ऑन। पढ़े हो तो पता लग जाएगा 2 सेकंड में। अरे सर ये तो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो होगा ना एडी, ये 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर होगा, तभी ये थ्योरम बनती है। इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होता है। याद करो, काफी इंपॉर्टेंट भी है, दिमाग में भी आ गई, रिवाइज भी हो गया। तो सर बी ए डी का मान बताओ। बी ए डी यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये कौन समद्विभाजक ही है, तो 30 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। दिस कॉल्ड ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, लिख लो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, याद आ रहा है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं। नेक्स्ट करिए, गजब का प्रश्न आया भाई ये। सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो भाई, खींच कर बढ़िया तरीके से। मजा आने वाला है, अब तो लगातार पढ़ाई हो रही है जोरदार, और रात को 8 बजे वाली क्लास लेते रहा करो। इस प्रश्न का क्या उत्तर दोगे आप? आइए, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर घड़ी खरीदी। जिस कीमत पर उसने घड़ी खरीदी उसका 140% मूल कीमत से 120 रुपए अधिक है। मान लिया कि ओरिजिनल प्राइस x रुपए था, 120 रुपए अधिक है। बोले क्या अधिक है 120 रुपए? जिस मूल कीमत पर 25% की छूट पर मूल कीमत के 25% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। जिस कीमत पर घड़ी खरीदी इतने पर, उसका 140% यानी कि 7/5 बराबर है। वाह यार, ये सही था, ये सही था गुरु। हाँ, अब सॉल्व कर लो। 7 × 21, 5 × 20, तो 120 बराबर 21/20 माइनस का 1 इंटू एक्स, तो 2400 आ गया। लेकिन क्या आंसर 2400 होगा? क्या आंसर 2400 होगा क्या? 2400 तो उसकी मूल कीमत है भाई साहब, गलती मत कर जाना, क्योंकि यही चूक हो जाती है। 2400 पर 25% की डिस्काउंट पर खरीदी है, तो 2400 का 25% डिस्काउंट यानी कि 75% पर खरीदी 1800। तो यही चूक स्टूडेंट से हुई थी। बहुत सारे बच्चे 2400 लगा कर आए थे। किसकी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है किसी को? किसकी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था, किसी को याद आ रहा है? तो ये भाई साहब जिसकी भी शिफ्ट में था, तो मैक्सिमम बच्चे 2400 लगाकर आए थे, लेकिन आंसर इसका 1800 होगा। कंसेप्ट आपके सामने है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आई रिपीट। आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर खरीदी है। ठीक है, मूल कीमत हमने एक्स मान ली, जैसा कि प्रश्न बोल रहा है। एक्स के 25% पर खरीदी, और जिस कीमत पर उसने खरीदी उसका 140%, उसका 140% 7/5 होता है। ये मूल कीमत से 120 अधिक है, मूल कीमत से 120 अधिक है, बराबर कर दो। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलिए, अरे हर किसी के थोड़ी आया होगा, एक मतलब बहुत सारे बच्चों में से किसी ना किसी के तो आया ही होगा, इसलिए पूछ रहा। 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट, बहुत बढ़िया शुभम।
अब यार उन्होंने क्या एक्चुअली क्या है, 7th फेज के पेपर भी रेडी हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो पेपर में तो यही सब प्रश्न आने वाले हैं। एक्स और वाई किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों एक साथ कार्य करते हैं और 15 दिन बाद, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला कि भाई एक्स और वाई 20 दिन में एक साथ किसी काम को पूरा कर सकते हैं, दोनों शुरू करते हैं और 15 दिन के बाद वाई छोड़ जाता है, तो मैं ये कहता हूं दोनों 15 दिन तक तो काम कर ही रहे हैं और 15 दिन के बाद वाई छोड़ रहा है, तो एक्स 10 दिन तक और काम कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई 5 दिन का काम बराबर 10x, 5 से काटा 2 बार तो x बराबर कितना निकल कर आ गया y, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 1:1। टोटल वर्क आ गया कितना 40 और x अकेला कितने में करेगा 40, 40 विल बी योर राइट आंसर। आ रहा है सबका, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार। सेशन को लाइक वाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये लीजिए, एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चन था, ये 2-3 पेपरों में आया था। एक बच्चा कह रहा टोटल वर्क तो 20 था ना, नहीं नहीं टोटल वर्क तो ये था ना, ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 1 और 1 रखोगे तो 1 और 1 2, 2 × 20 40 हो गया टोटल वर्क, क्योंकि यही टोटल वर्क है जो 20 दिन में किया जा रहा है दोनों द्वारा। बोला गया ना एक्स और वाई दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी 2 हो गई, दोनों की 20 दिन में करते हैं तो 40 टोटल वर्क हो गया। अब इस प्रश्न का देखो भाई, तरीका वही एन है। अब आप जानते हो, मैं आपको बता भी देता हूं कि रूट है तो ये y2 हो जाता है पावर में। बात गुरुजी गजब कह दिया आपने। ये क्या है फिर, ये है 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 81 तिया 243 243 तिया 729, यानी कि 6, तो n/2 बराबर हो गया 6, n बराबर हो गया 12। तो आप कृपया करके याद रखा करो, कम से कम एट लीस्ट आप 2 की पावर और 3 की पावर तो दिमाग में रखो, 4 की पावर भी और 5 की पावर भी और 6 की पावर भी, इनकी पावर तो आप दिमाग में रखो भाई। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 8 512, 2 की पावर 9 गड़बड़ हो गई 32 64 128 256 आएगा, 256 और 2 की 9 512 और 2 की पावर 10 1024, तो 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। 32 के बाद आप सोच भी सकते हो कि 64 डबल हो गया, उसका डबल उसका डबल उसका डबल उसका डबल, है ना, ये काम आती है चीजें। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करेंगे तो भैया 27 आता है, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आता है, 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आता है, 3 की पावर 6 करेंगे तो कितना आता है 729 आता है, 3 की पावर 7 भी दिमाग में रख सकते हो, लेकिन हाँ इतना इतना आपको दिमाग में रखना है। 4 की पावर बात करते हैं, 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256 आई थिंक सो, और 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1024, क्योंकि ये 2 की पावर 10 ही तो हो रहा है ना, और 4 की पावर 6 आप अगर बात करते हो तो ये हो गया अपने पास 16 का क्यूब, है ना 4096, हाँ 4096 दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। नहीं भूलना भूलना तो देखो स्वाभाविक है, इसलिए तो रिवीजन नाम की चीज बनी है, भूलना ही तो स्वाभाविक है, लेकिन रिवीजन तो आपके हाथ में भाई, कोई और थोड़ी करेगा रिवीजन। 5 की पावर 3 125, ये सबको याद रहता है, 5 की पावर 4, ठीक है 5 की पावर 4 अपने पास हो जाएगा, है ना 625, 5 की पावर 5, ठीक है ये हो जाएगा कितना 3125,
इस तरह से। तो इनको आप रिवाइज कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, तो रहेगा तो टिप्स पर हो जाएगा काम, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर आने वाला है। भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहिएगा, जितने भी विद्यार्थी लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सर ऐसा बोला गया है कि आपके भाई साहब 2 पासे फेंके गए हैं। मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन आए हैं भैया, लगातार पेपर में ये प्रश्न आए हैं। 2 पासे फेंके गए हैं, उनका योग 9 प्राप्त होना चाहिए। तो आपको पता है कि जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो टोटल तरीके कितने हो जाते हैं, 6 का स्क्वायर, यानी कि टोटल तरीके हो गए गुरुजी 36। और ऊपर ऊपर क्या आती है, शर्त। और शर्त क्या है, शर्त होते हैं योग 9 आना चाहिए। अब कैसे आएगा देखो, योग 9 आने के हैं कि एक पासे पर 3 आ जाए, एक पासे पर 6 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए। ठीक है माय डियर, 5 आ जाए और 4 आ जाए, 6 आ जाए और 3 आ जाए। केवल यही तरीके हैं, इसके अलावा और हो तो बता दो, कोई नहीं है। तो 4 तरीके से शर्त पूरी हो सकती है, प्रायिकता हो जाएगी 1/9। 1/9 आपकी क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी, आप कर सकते हो। भाई रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान रखना। यहां पर रिपीट पेयर भी लेने हैं, 3 6 4 5 5 4 6 3। तो 4 तरीके से आप अपने योग को 9 बना सकते हो। मैंने वही 4 तरीके लिए शर्त के हिसाब से, टोटल 36, वही प्रायिकता भी होती है, निकाल दिया। अगला प्रश्न उड़ा के बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अब समय सीमा समाप्त कर देते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई दे रखी है। वाह, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, गजब है। समद्विबाहु समकोण का मतलब आप समझ जा सकते, अरे यार समझते हो तो समझ जाओ कि इसका मतलब वही है कि 45 और 45 है और एक 45 और 90, यही कॉम्बिनेशन बनता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी कि 2 भुजाएं आपकी बराबर हैं, ये और ये वाली, और ये समकोण त्रिभुज भी हो गया। तो आप जानते हैं यार, इसकी कर्ण की लंबाई अगर 18√2 है, तो आपको मैंने रेशो में क्या बताया था कि अगर ये a है और ये a है तो ये a√2 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 324/2। 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 162, 162। विकल्प नंबर बी आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। मजा आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न करके बताएं क्या उत्तर होने वाला है। समय सीमा समाप्त कर दी। 3, 9 और x का जो एलसीएम है वो 72 है। अब आपको पता है एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि भाई मुझे सब कुछ चाहिए। तो यहां मैंने देखा 3 आ गया, यहां मैंने देखा 3 का स्क्वायर आ गया, पहली संख्या में ये आ गया, दूसरी संख्या में ये आ गया। अब तीसरी संख्या क्या जरूर होनी चाहिए, प्लीज इसके भी आप टुकड़े करो। तो 72 के जब मैंने टुकड़े किए तो मेरे पास आया 24 या 72। यानी कि गुरुजी देखो ऐसी बात है, 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, यही आ रहा है। आपसे मैं कह सकता हूं कि यार एलसीएम कहता है कि x का मान वो होना चाहिए, यानी कि वह तीसरी संख्या वो होनी चाहिए। 3 का स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, चलो दूसरी संख्या से, लेकिन ये इधर से क्या आना चाहिए जो यहां कहीं नहीं मिल पा रहा है। बोले 2 की पावर 3 तो डालो भाई, तो आप ये कहेंगे कि 8 होना अनिवार्य है। आपको x की मिनिमम संख्या देखनी है तो 8 होना तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इन दोनों में तो 8 है ही नहीं और यहां आ रहा है 8, तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा भाई, तीसरी संख्या में 8 होना ही चाहिए। आंसर आ गया। ठीक है माय डियर। चलिए, हाँ 16 की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों थी भाई, 16 चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो 8 चाहिए। अगर 16 होता तो 16 एलसीएम में भी तो होता, तो 16 तो एलसीएम में कहीं है ही नहीं, इसलिए 16 नहीं होगा। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। इस तरह के क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे,
बड़े बड़े, जहां पर आपको ये पूरे गुणनखंड करने पड़ेंगे और चुनना पड़ेगा कि यार कहां से क्या लेना है। तो ये अच्छा प्रश्न एक पूछा गया आपके पेपर में। अगला प्रश्न ये लीजिए, अब दिखने में खतरनाक सा है लेकिन है बहुत आसान। समय सीमा समाप्त हो गई भाई, आओ। ये दे रखा है इस तरह से, अब माइनस वाला पूछा है, अब आप ऐसे लेके चलो, इसको पी मान लो, आप एक्स वाई को पी मानने पर, पी मान लो या ए मान लो, तो ए माइनस वन बाई ए बराबर, आपको पी मान लिया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर 83 दे रखा है। अब आप लोग यार सब समझदार हो, माइनस से अगर प्लस पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 83, तो पी स्क्वायर बराबर 81, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो पी विल बी 9 और इसकी वैल्यू जो होगी 9 होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलो करो, अब तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है प्रोबेबिलिटी, छोड़ दो इसको, छोड़ना नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस, हो गया 10 सेकंड। 4 लाल हैं, 5 पीली हैं और 6 गुलाबी हैं। अब 2 गेंदें निकालनी है, तो दोनों में से किसी के भी पीली ना होने की, ठीक है, पीली नहीं होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं 6 और 4 10, 10 में से 2 निकाल दिया, और टोटल कितनी है 9, 6 और 5 11, 15 में से 2, बस ये आंसर आ गया। तो 10C2 कितना होता है, 10 इंटू 9 बटे 2, 15 इंटू 14 बटे 2, तो बटे 2 से बटे 2 कट गया। आगे सॉल्व किया तो 10 इंटू 9 15 बटे 15 इंटू 14, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 7 बार, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, तो 3/7 राइट आंसर आ जाएगा। प्रायिकता हो गई 3/7, 3/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया था। ये बढ़िया है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं सर ऐसे क्वेश्चन को, देखो 4500 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखी है 15% है, और समय दे रखा है 26 मार्च 2018 से 7 जून 2018 तक। तो 26 में, मार्च में कितने दिन होगा 31, तो 5 दिन तो यहां हो गए, 26 और 5 31। मार्च के बाद अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, और जून का 7, ठीक है ना, 73 दिन आ गए बस। अब 73 का आपको लॉजिक पता है क्या है, प्रिंसिपल रेट होता है 15%, कितना होता है 3/20, कैलकुलेशन आसान बन जाती है ना, इसलिए लिखता हूं 73/365, और ये आप जानते हैं 1/5 बार चला जाएगा, तो 20 पंजे 100 से ये 2 गया, 45 इंटू 3 आंसर आ गया 135। तो आपका जो ब्याज बन रहा है वो 135 रुपए बन रहा है, मात्र 135 रुपीज आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, 135 रुपीज आपका इंटरेस्ट बन रहा है। और इस तरह से आपको बस टाइम का खेल था, टाइम आपको निकालना है, और 73 के टेबल में ही आता है हमेशा, हमेशा याद रखना, क्योंकि 365 एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, अगर वह नॉन लीप ईयर है तो वो बात अलग है, लेकिन अक्सर 365 ही माना जाता है, क्योंकि तभी मल्टीपल बन पाएगा। और ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है, 73 का पाड़ा, 73 इंटू 2 146, 73 इंटू 3 219, 73 इंटू 4 73 इंटू 5 365, 292। तो इस तरह से आप इनको दिमाग में रखें, क्योंकि यही दिन आने वाले हैं, अगर कल को कोई और भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादा महीने बढ़ा देगा, और 73 146 100 219 इसी के उसमें लेगा, जिससे कि वो इजीली कट जाए।
नेक्स्ट, चलिए नहीं नहीं 74 नहीं होगा, है ना, ध्यान रखना जब कभी भी ऐसे लिया जाता है तो सीधा 5 दिन जोड़े जाते हैं, 31 तक देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है। आपको पता है यार a प्लस बी अनुपात में दे रखा है, तो मैं क्या इसको 5k मान लूं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मल्टीपल मानना पड़ता है। b प्लस सी बराबर मैं 3k मान लूं, और c प्लस a बराबर मैंने 4k माना। और ये मानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये रेशो में है सर। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 2 कॉमन लेने पर a प्लस बी प्लस सी, और इनको जोड़ूंगा तो 8 और 4 12। तो कुल मिलाकर देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल कर आ गया, 6k। अब 6 के बराबर एक्चुअल में कितना है, 12 के बराबर है। तो k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब बस मामला सेट। k बराबर अगर 2 आ गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 10 हो गया, ये आपका हो गया 6, और ये हो गया 8। अब और a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 12। तो आपको a निकालना है, तो a अनुपात c निकालना है। तो 12 में से b प्लस सी घटा दो, 6 घटा दो, a आ गया 6। अब आपको 12 में से c निकालना है, तो a प्लस बी घटा दो, 10 घटा दो तो 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर डी, 3:1 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, मतलब यार क्या नाम है इस भाई का, नरेंद्र कुमार शर्मा। सर क्वेश्चन नंबर 18 रॉन्ग कर दिया, आपने किया या मैंने, है भाई? डियर ध्यान से समझो, है ना, क्योंकि आपकी एक गलती आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। तो कृपया करके कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करो, ठीक है डियर। चलिए, मैंने तो पूरा सॉल्व करके दिखाया यार, कोई गलती का चांस ही नहीं बनते। अगर होते तो केवल आप थोड़ी बोलते, सब बच्चे बोलते। आपके अंदर ही दिमाग थोड़ी ना है भाई, सब बच्चों के अंदर है, तो वो सब टोक देते अगर गलती होती भी तो, है ना डियर। अगला प्रश्न ये लीजिए। अच्छा है, देखिए इजी है। 1 से लेके 30 तक की बात आपसे की जा रही है। आपसे पूछा है एक या स्वयं से, यानी कि प्राइम नंबर पूछा गया है। आप जानते हैं 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से बताओ। 9 बताया हुआ है। अब 25 से 30 तक कितने हो जाएंगे, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29 होता है बस। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 10, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है 1 से 25 तक 6 होते हैं, 25 से लेकर 50, 1 से 25 तक 9 होते हैं, 25 से 50 तक 6 होते हैं, और 50 से 100 तक आपके सामने कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके सामने कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स। पूरी लिस्ट लिखाई थी मैंने, उनमें से कुछ छोटा सा पार्ट है। और ये एक एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि 29 भी आएगा ना, क्योंकि 1 से 30 के बीच में पूछा गया है। अगला प्रश्न भाई, लाइक करते रहिए। जो भी विद्यार्थी अभी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, कोशिश करिए, हो जाएगा। हाँ भाई, मैंने ले लिया वैक्सीन, है ना। मैं तो पहले ही लगवा चुका था वैक्सीन, लेकिन मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मैंने क्लास ली थी। 3.87, √5, √3 रैशनलाइज करूंगा, और करना आवश्यक भी है कि जिससे कि √15 की वैल्यू को मैं लिख सकूं। तो √15/3, तो √15 की वैल्यू 3.87, और अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.29 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वाह गजब। तो 1.29 आपका राइट आंसर है।
गजब क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न आया था। अगला प्रश्न करिए, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 3 के 20वें गुणज के बराबर है, तो 3 का 20वां गुणज कितना होगा? 60। क्या गजब बात है यार। और एचसीएफ कितना है? 6। एक संख्या आपको दे रखी है 30, तो दूसरी निकाल दो। पता है कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। बिना सॉल्व करे भी बता सकता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सेकेंड नंबर कितना आ गया? 12। तो 12 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समय सीमा समाप्त। ये आपको क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया था, आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है, माध्यिका दे रखी है। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद होते हैं, तो चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2, यानी कि दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो देखो भैया y तो चल गया, बटे 2 करोगे यानी कि वो x ही निकल कर आ रहा है, और वही आपका क्या है? 16 है। और x ही आपसे पूछा गया है। नहीं 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 भाई साहब, गजब प्रश्न हो गया ये तो। 16 माइनस 1, 15 आंसर आएगा भाई। वाह, वरना मैं तो ए ऑप्शन लगा के आ जाता, लेकिन ध्यान देना 16 आंसर नहीं होगा। ओहो 7 वाले, वाह यार, तुम अलग ही हो सब। हाँ ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके लिए? 15 राइट आंसर आपका होने वाला है। 15 आपका राइट आंसर होने वाला है। x-1 देख लेना, x-1 पूछा गया है। तो कैसा लगा आज का ये सेट? और कल भी यही होगा, मतलब कल और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें डालने वाला हूं। और शनिवार को एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। सरप्राइज रिवील ऑन 12 जून ऑफ 11 AM। एक नई शुरुआत, ये बेहतरीन होने वाला है। आप सभी को काफी मजा आएगा इसमें, क्योंकि ये सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सेशन ही नहीं, मतलब इसके बाद जो शुरू होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो जुड़ना मत भूलिए, शेयर वेयर कर देना शनिवार को, हाँ 11 बजे। साथ के साथ 12:30 बजे मैं क्रैक द मैथ लेता हूं। रात को 8 बजे वाला सेशन जो मिस कर रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे आए, रात को 8 बजे वाला जब सेशन नहीं ले रहे हो ना, तो फिर मेरे से मत कहना कि CBT 2 में क्या हुआ। हाँ पहले बता रहा हूं, क्योंकि यार वो जरूरी है, क्योंकि मैं अभी जो मेहनत करवा रहा हूं वो भी तो मेहनत ही है। वो सब एक एक चीज काम आती है। उस समय जो होंगे क्वेश्चंस वो आज वाले नहीं होंगे, तो आज जो हो रहे हैं वो तो रह जाएंगे आपके। तो इसलिए लगे हाथ पढ़ते रहो। रात को 8 बजे डेली एक मैथ का पेपर लगाओ यार, आपको खुद अच्छा महसूस होगा। ये एक डेली एक मैथ का पेपर है, और ये आपकी, मैं अभी जब मैं 11 बजे जब सरप्राइज लेकर आऊंगा तो ये टाइम टेबल का पार्ट है। मैंने एक फिक्स टाइम टेबल भी बनाया इस बार आपके लिए, और इस टाइम टेबल का ये पार्ट डाला है मैंने 11 बजे रात को 8 बजे वाला सेशन। तो लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिलता है। डेली साहिल 10 कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर एक बार लगाना है, फ्री प्लान में आप फिर एक्सेस कर जाओगे। इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा देना, ये फ्री सेशन होता है भाई, डेली रात को 8 बजे होता है, अनलॉक कर लीजिएगा। साथ के साथ आप मेरे फाउंडेशन बैच से भी जुड़िए, वो भी जरूरी है और काफी इंटरेस्टिंग है। 1 साल का लेने पर 4 महीने का और 2 साल का लेने पर 4 महीने वाला ऑफर चल रहा है। आज ही जुड़े मेरे साथ मेरे नए फाउंडेशन बैच में, और टॉप लेवल का पढ़ें, उस लेवल का जो आपके एग्जाम में आता है, SSC एग्जाम में आपको मिलेगा, और मेरे साथ साथ अन्य सभी विषय भी मिलने वाली हैं। 24 महीने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, साहिल 10 एज ए कोड लगा दीजिए, जिससे कि आप मेरे से कनेक्ट हो जाएं और मुझे पता लग जाए कि भाई ये बच्चा कनेक्ट हो चुका है। लगकर आप प्रोसीड टू पेपर जाएंगे, आपको यहां क्रेडिट पॉइंट भी अप्लाई कर देना है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए, और भी पैसे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस ऑफर का लुफ्त उठाएं, आज भी जुड़े और मजे से पढ़ाई करें। 5 बजे मेरी क्लास होती है फाउंडेशन बैच की अनअकैडमी पर। तो साहिल 10 लगाकर किसी अन्य कैटेगरी में कोई कोर्स लेते हो तो भी आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉम्बो लेते हो तो भी।
और अगर कोई कॉम्बैट देते हो पेपर वेपर स्कॉलरशिप टेस्ट संडे को होता है हर बार 12 बजे दोपहर में, तो भी साहिल 10 आप लगाकर दे सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम है साहिल सर सपोर्ट पर, जाकर आप यहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हो और जुड़ना वाजिब भी है। कोई भी इशू होता है तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो और काफी सारे बच्चे हेल्प करेंगे, मैं भी हेल्प करूंगा, तो ये मिलकर है एक कंबाइंड। ठीक है, चलिए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ अनिरुद्ध मिलेगा भाई, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज वाली क्लासेस भी होंगी, है ना, वहां पर सब मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। ओके, कैसा लगा सेशन जल्दी से बता दीजिएगा। अब मिलेंगे 12:30 बजे और फिर उसके बाद फाउंडेशन बैच में, फिर रात को 8 बजे कैच होता मैथ में। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।